हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पीएच के बारे में, पीएच वैल्यूज़ के बारे में, एंड पीएच पे हमने बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। और पूरी वेब सीरीज इस पे पड़ी हुई है आपके पास एसिड बेस सॉल्ट पे फॉर हिंदी मीडियम। जैसा कि आपको पता है कि ये हिंदी मीडियम वाला कोर्स है, एंड यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही देसी भाषा में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग पूरे इस केमिस्ट्री वाले चैप्टर को समझते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो पिछली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हर एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक्ड है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग से देखें तब मज़ा आएगा। ठीक, एंड पिछली क्लास तक हमने ये पढ़ा, आपने समझा कि सर पीएच जो होता है उससे हम पता कर लेते हैं कि कोई भी एसिड है तो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, या फिर बेस है तो वीक है तो स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से। हमने लैब के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी कुछ बात की थी, आपको याद होगा। हमने पीएच पे कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात की कि किस तरीके से हमें H+ कंसंट्रेशन यानी कि H+ आयन की सांद्रता देकर मुझसे पीएच की वैल्यू पूछ सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस। ठीक, तो फिर हमने देखा था सर कि पीएच इक्वल टू फॉर्मूला आया था नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच बोलते हैं। ठीक, तो पीएच पे हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है, एंड पीएच से आपकी एक नई दुनिया भी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो आज की क्लास के लिए मैंने ये बोला था कि एनसीईआरटी में कुछ आपको पीएच से रिलेटेड जो दैनिक जीवन में जो प्रभाव है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, 5 पॉइंट अपने पास है, तो अगर आप खुद भी पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, इसलिए मैं आपके सामने एक बार चीज़ें पढ़ के समझा दूंगा। ठीक है, तब आपको खुद से पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअल में ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना। मैं ये फिर से कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग वाले दिनों में हमने, दरअसल ये चैप्टर 3 पार्ट में आप समझ सकते हो। जैसे कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था उसमें केवल एसिड और बेस के बारे में पढ़ना था, उसकी पूरी कहानी क्या होता है, उनकी रिएक्शंस कैसे कैसे करवाई जाए, आपस में रिएक्शंस करवाई जाए। ठीक है, फिर कुछ बहुत सारी हमने एक्सपेरिमेंटल वाली बात की, फिर हमने एक्टिविटीज़ को देखा, है ना। फिर बीच में छोटा सा पार्ट पीएच को लेकर आता है कि जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ को हम पता करने के लिए पीएच वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जितना कुछ मैंने अभी 10th के लिए पढ़ाया पीएच, अगर इतना भी आपको पता है तो बहुत ही ज़िंदगी आसान होने वाला है हमारे 11th और 12th वाले पार्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ आप जान चुके हो अभी 10th क्लास के लिए ही। ठीक है, अब देखिए पीएच के बाद एक सॉल्ट वाला पार्ट बचता है, जिसे हम लोग लवण बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें हर टॉपिक को करते हुए जाना है अच्छे से। आप सारे लेक्चर्स अगर देख लेते हो तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। और आप बिल्कुल कंप्लीट, है ना, कंप्लीट अटेम्प्ट करके आ सकते हो अपना जो भी पेपर है, जितने भी नंबर का अपने पास पेपर है। ठीक है, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। तो सर पीएच के बाद का जो पार्ट है ना, वो सर सॉल्ट को लेके चलता है। तो कुछ दुनिया सॉल्ट की भी है ना, कुछ सॉल्ट पे भी हम लोग बातें करेंगे जिससे कि हमें चीज़ें समझ में आए। सॉल्ट, एक्चुअल में सॉल्ट कुछ नया नहीं है। हम पिछली क्लासेस में जितना भी एसिड बेस की रिएक्शन से डिफरेंट तरीके से करे हैं, मेटल के साथ किए हैं, मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, मेटल के कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहाँ पे सॉल्ट ही बन रहा था। एसिड बेस की रिएक्शन तो सॉल्ट बन रहा था। ठीक, यानी कि हम इनडायरेक्ट वे में सॉल्ट पढ़ चुके हैं, सॉल्ट की रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। बस मुझे आपको एक बार चीज़ों को बताना है कि हमने कैसे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। ठीक है, एंड फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के हम सॉल्ट को ले लेंगे, एंड उन सॉल्ट के बारे में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह। ठीक, तब ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सिखाता है ये चैप्टर अपना, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी, है ना, ये सारी बातें। ठीक, चलिए इस पर हम आते हैं और देखते हैं कि सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, है ना, पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि अपने दैनिक जीवन में पीएच का क्या यूज़ है। ठीक, तो देखिए पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा, एंड अब देखिए आज का भी लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट कहानी वाला होने वाला है, कुछ भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैं यहाँ पर इमेजेस आपको दिखा के समझा दूंगा। ठीक, बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल कहानी सुननी है, एंड सुना हुआ ही आप पेपर में लिख कर आ पाते हो। ठीक है, जितना कुछ आप सुनोगे ना उतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा सुनने पर ध्यान दें, है ना। और सुन लोगे आप एक बार तो अपने मन से पढ़ भी सकते हो। ठीक, अब देखिए पीएच के बारे में हमने सर ये समझा था ना, जो भी सॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं, यानी कि जो विलयन के रूप में है, जो लिक्विड के रूप में है, अब पीएच का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पीएच का अपने लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ लगभग पीएच से रिलेट कर रही होती है। ठीक, अब यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या क्या है, बेसिकली डेली लाइफ में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो पीएच का एक रेंज यूज़ करने वाले हैं।
ठीक, जितने भी हम अभी 5 हेडिंग्स पढ़ेंगे, 5 हम हेडिंग के थ्रू समझेंगे कि अपने डेली लाइफ में क्या पीएच का यूज़ है, उन सभी हेडिंग्स के अंदर का निचोड़ यही रहेगा कि एक पीएच की रेंज होती है ना, उस रेंज के अंदर ही हम वर्क कर पाते हैं। अगर पीएच की वैल्यू कम होती जाती है तो पता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होने लगता है, और ज़्यादा एसिडिक हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज डिफाइंड होती है, उस रेंज के अंदर ही हम अपने दैनिक जीवन के काम कर पाते हैं। ठीक, अब जैसे कि एक मोटा मोटा हम बताएं तो पीएच की वजह से ना, जैसे कि पौधों पे इफेक्ट पड़ता है, जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अभी हम आते हैं उन चीज़ों पर। जैसे मिट्टी का भी एक पीएच डिफाइंड होता है, जिससे कि जो फसलें होते हैं उनके पैदावार अच्छे से हो। ठीक, अब जैसे कि मेरे पास स्टमक जो अमाशय होता है, ठीक, आपको पता ना, बाहर वाले पेट को बेली बोलते हैं, अंदर वाले पेट को स्टमक बोलते हैं। ठीक, तो स्टमक के अंदर HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो वहाँ पर भी पीएच का रेंज इंपॉर्टेंट है। पीएच का रेंज इंपॉर्टेंट है कि किस पीएच रेंज से हमारे पास लाई होना चाहिए। अगर पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए हानिकारक है ना, इस तरीके से। जैसे कि दांतों का क्षय भी होता है, तो वहाँ पर भी पीएच की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, पीएच की वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और कुछ पौधे वगैरह जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं, तो वहाँ पर भी कुछ केमिकल वेलफेयर होता है, तो उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इतने दिनों से ना पढ़ते पढ़ते आपने बहुत सारी चीज़ें हिंदी की सुनी है, और कुछ वर्ड आपने इंग्लिश के भी सुने हैं, है ना। तो अपने लिए इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये हिंदी मीडियम वाला कोर्स है, इस वजह से थोड़ा सा हिंदी में बातें हो रही हैं। और इतने दिनों से लेक्चर करीब ये मेरे ख्याल से 9वां या फिर 8वां या फिर 9वां शायद लेक्चर होगा, ये 8वां या 9वां लेक्चर होगा। इतने दिनों से अगर आपने बहुत ही ध्यान से सुना है ना, तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश भी सीख लियो। ठीक है, चलिए हम एक एक करके हेडिंग पे आते हैं, और मैं आपके लिए हेडिंग पढ़ूंगा और बहुत ही आसानी से हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए। तो अगर हम बात करें तो मैं पहले की तरह किनारे में खड़ा हो जाता हूँ, कोने में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, मैं हेडिंग पढ़ता जाऊँगा, चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी, और कुछ अपनी तरफ से मैं मिर्च मसाला लगा के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक खड़ा होना ठीक है। क्यों? एक तो बात है कि रिकॉर्डिंग के वक्त ना कमरे में कोई होता नहीं है, तो पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, है ना। एक्चुअल में कैमरे में मैं फ्रेम में कहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये अंदाज़ा लगा कि मैं खड़ा होता हूँ कि मैंने ये टिक किया हुआ है, तो मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अभी देखिए, आपको दिखेगा जो फर्स्ट हेडिंग अभी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक, देखिए फर्स्ट हेडिंग में क्या है सर, पौधों और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि जो पौधे हैं और पशु है वो पीएच के प्रति संवेदनशील है। इसका मतलब क्या है कि अगर पीएच की वैल्यू चेंज होती है, अगर पीएच का मान चेंज होता है, तो पौधों और पशुओं पर इफेक्ट पड़ेगा। किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे कि लिखा है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य होती हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है कि पौधे हों या फिर जो मेरे पास जीव जंतु हैं, उनके अंदर, अब जैसे पौधे के अंदर भी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हम जो ह्यूमन है इनके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शंस जो हो रही है वो किस पीएच रेंज में हो रही है सर, 7 से 7.8 पीएच रेंज में हो रही हैं, है ना। रेंज मतलब परास, यानी कि 7 से 7.8 तक के पीएच के बीच में ही सारी रिएक्शंस हो रही हैं। जब रिएक्शंस हो रही हैं तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो अपने बॉडी के अंदर, उसका पीएच सर कितना है, 7 से 7.8 के बीच में ही है। ठीक है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, है ना। यानी कि जो हम लोग, जो जीवित प्राणी हम लोग है ना, हम लोग एक पीएच रेंज जो डिफाइंड है, जो कि यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि 7 से 7.8, इसके बीच में अगर पीएच रेंज लाई करता है तभी हम लोग जीवित रह सकते हैं। क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो एसिडिक हो जाएगा ज़्यादा, पीएच की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह, है ना, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहलाता है। अब देखिए, बेसिकली जो वर्षा हो रही है, ठीक है, अब वर्षा में भी जो उसका जल है उसका भी एक पीएच रेंज होगा। ठीक है, अब वर्षा तो सर एटमॉस्फेयर से आती है, डिफरेंट उसमें केमिकल्स मिल जाते हैं। ठीक, तो जब उसका पीएच रेंज 5.6, अगर 5.6 से कम हो जाता है जो वर्षा का जल है, तब उस वर्षा के जल को हम क्या बोलते हैं सर, अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, इसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो अपने पास एक एसिड रेन फॉर्मेशन भी होता है जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो क्या नाम है सर, अम्लीय रेन। अब ये जो वर्षा का जल है ये हानिकारक है थोड़ा सा। कैसे हानिकारक है आप देखो, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है।
ऐसी नदियों में जीवधारियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। ठीक, तो अब वर्षा हुई, पीएच की वैल्यू उसके लिए कम थी, वर्षा का पानी नदियों में गया तो नदी के पानी का भी पीएच रेंज कम हो गया, तो उसमें जो नदी में रहने वाले जो जीवधारी है, जो एक्वेटिक लाइफ हम बोलते हैं इंग्लिश में, एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो पानी के अंदर का जो जीवन है, जो मछलियों का जीवन है, उसके अंदर जो जलीय प्राणी रह रहे हैं, उनके लिए वो लाइफ थोड़ा सा टफ हो जाती है, क्योंकि पीएच की वैल्यू कम होने पर वो जो वाटर होगा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब उस ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से वहाँ पर जो जीवित प्राणी है, जो जीवधारी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि जो लेक होते हैं, जो झील होते हैं, कई सारे झील की मछलियाँ मर जाती हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि बारिश हुआ तो अब वर्षा के जल का जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू कम होती है, तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए एसिड रेन फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो अम्लीय वर्षा हुई है ना, तो ये पानी गया किसमें सर, नदी में, झील में गया, आप देख लो, है ना। तो झील का पानी क्या हुआ, उसका पीएच की वैल्यू कम हो गई, तो उसमें जो मछलियाँ थी वो सब निपट गई, है ना। तो इस वजह से ना हम कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, जो बेसिक वाले कंपाउंड होते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड्स वाले जो कंपाउंड है, उनको हम लोग ना झील में डालते हैं, जिससे कि अम्लीय जो नेचर है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ के जो जीवित प्राणी है, जो जीव जंतु है, वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो इस हेडिंग का निचोड़ वही निकला कि सर एक पीएच की वैल्यू डिफाइंड होती है, इस पीएच के रेंज में ही हम लोग जीवित रह पाएंगे, अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो वहाँ पर जीवन कठिन हो जाता है। ठीक, तो इस पूरे हेडिंग से हमने बस यही सीखा कि पीएच जो है, पीएच की वैल्यू हमारी डेली लाइफ में जो जीवित प्राणी, जो जीव जंतु है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, उसके प्रति संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ तक चर्चा आपके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है मिट्टी का पीएच। अब देखिए मिट्टी का भी पीएच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अपने पास जो किसान लोग होते हैं, देखिए मिट्टी में ही ना सब चीज़ों की पैदावार होती है। जो फसल अपने पास है, फसल पौधे, वो मिट्टी में ही होते हैं, है ना। तो अगर मिट्टी का पीएच एक फिक्स डिफाइंड वैल्यू से कम रहेगा तो फिर वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, वहाँ पर अच्छी पैदावार नहीं होगी। ठीक है, तो सही से अनाज नहीं उगेगा। तो इस वजह से ना मिट्टी के पीएच को भी मुझे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका एक पीएच वैल्यू डिफाइंड है एक्सपेरिमेंट कर करके कि सर इस मिट्टी के लिए, मतलब मिट्टी के लिए पीएच की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें एसिडिक कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है, अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच के मान की आवश्यकता होती है ना। यानी कि अच्छी पैदावार के लिए एक विशिष्ट पीएच के मान की आवश्यकता है। इस विशिष्ट पीएच के मान, है ना, जो 5.5 से 7.5 तक की परास का होता है ना। तो दरअसल इस पीएच रेंज को आप ध्यान रख लीजिएगा, ये सब चीज़ें शायद पूछी जा सकती है। तो 5.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच रेंज है तो ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है, मतलब इसमें फसल अच्छे से उगेगा, ये उपजाऊ मिट्टी है ना। ठीक, से कम या अधिक होने पर पैदावार के लिए सही नहीं होता है ना। यानी कि सर 5.5 से अगर कम हुआ तब भी प्रॉब्लम है, एसिडिक हो जाएगा मिट्टी। 7.5 से ज़्यादा हो गया तो तब भी प्रॉब्लम है, वो बेसिक हो जाएगा, तो उपजाऊ नहीं रहेगी, है ना। किसी भी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पीएच को ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था कि सर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो उस पेपर में डिफरेंट कलर के डिफरेंट रंग्स आते हैं। अब इस कलर का यूज़, इस कलर को हम लोग पीएच कलर चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो उससे पता लगा लेते हैं कि जो कंपोनेंट है, जो उसमें एसिड या फिर बेस है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। वो ज़्यादा एसिडिक है कि वीक है कि क्या है, उसका चक्कर है ना। चलिए, यानी कि सर फाइनल बात ये है, कंक्लूजन यही निकलता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए, पैदावार फसल की अच्छी हो। इस वजह से मुझे मिट्टी के पीएच की देखभाल जरूरी है, यानी कि मिट्टी का पीएच रेंज एक फिक्स पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है या नहीं, इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़। चलिए, तो कुछ इंग्लिश के वर्ड भी मैं यूज़ कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे। अब देखिए एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं सर, क्रियाकलाप के बारे में, है ना। तो अपने पास एक्टिविटी है 2.12 नामक एक्टिविटी आपको दिख रही होगी, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, मिट्टी के पीएच का निरीक्षण करना। ऑब्जेक्ट सर क्या है, उद्देश्य कि मिट्टी के पीएच को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। सामग्री क्या है, मिट्टी का नमूना, तो मिट्टी का सैंपल लेंगे, है ना, सैंपल ऑफ सॉइल, है ना। परखनली ले लेंगे हम लोग, टेस्ट ट्यूब, वाटर एंड सार्वत्रिक सूचक, वही यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसकी बात हमने पिछली क्लास में कर रखी है ना। मैकेनिज्म क्या है, यानी क्रियाविधि। एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता चलता हूँ साथ में। तो अपने पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग 2 ग्राम मिट्टी को लेंगे, ठीक है, तथा उसमें 5 ml जल मिलाएंगे। अब इसमें हम लोग 5 ml जल डाल देते हैं। ठीक है, परखनली की सामग्री को सेक करते हैं, यानी हिलाते हैं इस तरीके से।
सामग्री को छानकर छानित्र को परखनली में एकत्रित कर लेते हैं। अब जो भी मेरे पास सॉल्यूशन बना उसको हम लोग छान लेंगे और एक अलग तरीके से रख लेंगे, है ना। सार्वत्रिक सूचक की सहायता से छानित्र का पीएच निकालते हैं। अब जो छान कर मेरे पास सॉल्यूशन आया है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका पीएच निकालेंगे। ठीक, अपने क्षेत्र में पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में परीक्षण नोट करते हैं, है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग एरिया से क्या करते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या अलग अलग एरिया में जो मिट्टी उपलब्ध है, इस मिट्टी का पीएच सेम है या फिर अलग अलग है ना। तो हम वही सॉल्यूशन बनाए, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, ठीक है, पीएच चेक किया, उसका कलर, तो हमने देखा कि एक एरिया में जो मिट्टी थी उसका कलर कुछ और आता है। अगर मैं दूसरी एरिया से मिट्टी लेकर आता हूँ, सॉल्यूशन बनाता हूँ, चेक करता हूँ उसका पीएच, तो कलर कुछ और आता है, यानी कि उसकी पीएच की वैल्यू अलग है। यानी कि हर जो मिट्टी अलग अलग जगह की जो मिट्टी है वहाँ का पीएच अलग अलग होता है ना। और हर एरिया वाइज जो मिट्टी है उसका एक पीएच डिफाइंड है कि जिसे हम बोलते हैं आदर्श पीएच, एक आइडियल पीएच की वैल्यू, मतलब कि इतना होना चाहिए तब मिट्टी उपजाऊ होगी, है ना। तो हमने क्या किया, मिट्टी लेकर आए, पीएच की वैल्यू हमने चेक की। अब इस एरिया के लिए, है ना, जो आइडियल पीएच की वैल्यू है, मतलब इतनी होनी चाहिए, हम उससे मैच कराते हैं कि क्या इस मिट्टी का पीएच इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लाई करता है कि नहीं, इसमें डिफाइन है या नहीं। तो अगर उसके अंदर है पीएच की वैल्यू तो इसका मतलब कि वो मिट्टी उपजाऊ है ना। अगर नहीं है तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको उपजाऊ लायक बनाते हैं हम, है ना। तो वही बातें लिखी हुई है। तो हमने समझा सर, 5th पॉइंट, अपने क्षेत्र के पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में परीक्षण नोट कर लेते हैं, है ना। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आया, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, सूचक के पत्र विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो सॉयल थी, मिट्टी थी, उसके लिए जो अपना इंडिकेटर था वो अलग अलग कलर शो कर रहा है। इसका मतलब यही है कि सर हर जगह जो मिट्टी उपलब्ध है उनका पीएच अलग अलग होता है ना। अब सर निष्कर्ष क्या निकलता है, लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट, है ना। तो सर इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अलग अलग मिट्टी का पीएच मान अलग अलग होता है। हाँ सही है, बिल्कुल सर। परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि आदर्श मिट्टी का पीएच परास 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। इस परास में पौधे का उपयुक्त विकास होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ निकाला गया है कि 5.5 से और 7.5 के बीच में अगर पीएच की वैल्यू है तब वो मिट्टी अधिक उपजाऊ है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपके लिए क्लियर है। इतना कुछ सुन के आप समझ चुके हो। अब अगर इस पे आता है कि पीएच से रिलेटेड अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप गांव वाले तो हो ही, तो मिट्टी के बारे में आपको पता ही है। आपको तो भी पता है कि जब एग्जैक्ट कि कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपजाऊ होती है। और अब अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर लेते हो तो आप और भी ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हो और भी ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आप सोच सकते हो, है ना। हालांकि आपको सब चीज़ें पता है कि इस मौसम के लिए, इस सीज़न के लिए कौन सी मिट्टी, यानी कि किसी वेजिटेबल के लिए, किसी फ्रूट के लिए किस टाइप की मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है ना। फिलहाल इसको आज हमने एक केमिकल तरीके से पढ़ लिया, पीएच की रेंज को देखते हुए पढ़ लिया, है ना। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब सर थर्ड पॉइंट आता है हमारा, देखिए क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा है कि जो अपना पाचन तंत्र है, बेसिकली हम अमाशय के बारे में बात करने वाले हैं। जो अपना स्टमक होता है ना, हमें सर ये पता है कि स्टमक में ना HCl गैस प्रोड्यूस होता है, HCl अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस होता है। बेसिकली अमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन हो रहा है। अब इस भोजन के पाचन के लिए अमाशय क्या करता है, HCl गैस प्रोड्यूस करता है और इस भोजन को पचाता है ना। और खास बात ये है कि जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, यानी ये मेरी बॉडी के लिए क्षतिग्रस्त नहीं है। मेरे बॉडी को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अमाशय के अंदर जो हमारे पास भोजन था उसका डाइजेशन करता है। ठीक, तो मैंने शायद पहले दिन की क्लास में बताया था, आपको याद होगा, एसिड बेस सॉल्ट, इसी ये पहली क्लास में, है ना, कि जब ज़्यादा हम लोग भोजन कर लेते हैं तो बेसिकली जैसे हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, है ना। कभी कदार अगर आप शादी ब्याह में जाओ तो दबा के आदमी खाता है ना, उसको तो फिर वहाँ तो चिंता है नहीं पैसे वैसे लगने की, तो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया। ठीक, तो ज़्यादा खाने पर क्या होगा, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में भोजन है तो उसको मुझे पचाना भी है। तो ज़्यादा एसिड होने की वजह से अब HCl ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। ठीक है, तो अब ये बेसिकली पेट में जलन उत्पन्न करने लगता है, तो पेट में कभी कभी दर्द होता है पेट, तो हम बोलते हैं कि सर एसिडिटी हो गई है, अम्लीयता हो गई है, क्योंकि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में। ठीक, तो अब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ तो इसको सर पीएच से रिलेट कैसे करोगे आप, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ यानी कि अब स्टमक के अंदर जो पीएच की वैल्यू थी वो कम हो गई,
तो आ गया यहाँ पर पीएच का रोल, पीएच की भूमिका आ गई। अब देखिए हर चीज़ इंग्लिश हिंदी नहीं बोल सकते ना, पीएच का रोल आ गया यानी पीएच की भूमिका आ गई। तो अब पीएच के रोल की वजह से क्या है कि यानी पीएच की वैल्यू कम हो गई, अब अपना अम्लीय हो गया। तो अब इसको, इस अम्लता को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ऐसे लिक्विड्स लेने पड़ेंगे जिसमें क्या होगा सर, क्षारीय नेचर का हो, जो क्षारीय नेचर का हो, है ना। तो आपको पता है कि हम जैसे डाइजीन यूज़ करते हैं, बेसिकली एंटा एसिड्स की गोलियां आती हैं, एंटा एसिड्स, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा एंटा एसिड्स की गोलियां। आपने डाइजीन देखा होगा, डाइजीन की गोलियां भी आती हैं। तो वो सब गोलियां क्या है, वो बेसिकली क्षारीय वाले कंपाउंड है, जैसे कि जो हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली एक क्षार है। तो क्षार क्या करेगा सर, बॉडी में जाकर अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड वहाँ पर इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्षार अम्ल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ये बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपनी इसी दुनिया में, इसी चैप्टर में, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपके लिए जो ये लिखा था ना उसको एक बार पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें आसान हो जाए। तो हम जानते हैं कि हमारा उदर, देखिए प्राचीन भाषा की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता की लैंग्वेज, उदर मतलब पेट यानी कि आमाशय, स्टमक, है ना, अंदर वाला जो स्टमक है। तो हम जानते हैं कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है सर, अभी आपने बताया। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक है। पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक है, जो अभी आपने कहानी बताई। अपच की स्थिति में उदर आवश्यकता से अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। तो जब कभी खाना अपच हो जाता है तो HCl ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है सर, जिसके कारण उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है, पेट में जलन व दर्द का अनुभव होता है, जो मैंने बताया। इस दर्द को समाप्त करने के लिए एंटासिड, क्या लिखा था, एंटासिड लिखा, हिंदी में क्या लिखा, एंटासिड, एंटासिड बोलते हैं हम। एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्षारक अम्ल के प्रभाव को सर नष्ट करेंगे, है ना, पता है आपको। यह एंटासिड के अधिक की मात्रा को उदासीन कर देता है। एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा है ना, अम्ल की मात्रा को सर ये उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बोतल आती है ना, जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, इमेज दिख रही होगी आपको, एंटासिड की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। एंड अपने देसी भाषा में समझे तो जो इलेक्ट्रॉल आता है ना, इलेक्ट्रॉल तो एनर्जी देता है। इनो समझ सकते हो आप, इनो, तो कभी एसिडिटी होती है तो इनो आपने पिया है, तो जो इनो का सॉल्यूशन है वो बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन है। अब इनो के पीछे आप देखिएगा तो उसमें जो कंपोनेंट्स, जो कंपाउंड्स यूज हुए हैं वो बेसिकली एक बेस होंगे, एक क्षार होंगे, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन है, इस टाइप के सॉल्यूशन, या फिर जो डाइजीन की बोतल भी आती है, डाइजीन के टैबलेट्स भी आते हैं, है ना, तो ये सब कैसे हैं सर, एंटासिड की तरह है ना, जो कि एसिड के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है कि किस तरीके से पीएच का रोल है हमारे पाचन तंत्र में, ठीक है। तो सर 3 पॉइंट हो गए, है ना। अब देखिए इसी सीरीज में चौथा पॉइंट, पीएच के परिवर्तन के कारण दंत का क्षय, है ना। दंत मतलब सर दांत का क्षय। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि जवानी की उम्र में, मतलब कि जिस स्टेज में जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है ना। कई लोग के दांत सड़ जाते हैं, दांत गल जाते हैं, दांत टूट भी जाते हैं, है ना। अब दांत में ना दरअसल कैविटी होती है, एक वर्ड है इंग्लिश का कैविटी, है ना। दांत में कभी देखा दांत खोखला हो जाता है, दांत की जो बाहर का जो पार्ट होता है वो झड़ जाता है, जैसे भाषा बोले हम झड़, है ना, मतलब ये खत्म होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, दांत घिसने लगता है, आपने देखा होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही है। अब जैसे अपने मुंह है, तो मुंह के अंदर क्या है कि अपना जो माउथ वाला मुंह के अंदर का जो पार्ट है, इसके अंदर में ना पीएच की वैल्यू डिफाइन होती है, पीएच की वैल्यू, है ना। अब एक फिक्स वैल्यू से अगर कम पीएच की वैल्यू हो जाएगी तो मुंह के अंदर अम्लता ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा अम्ल होने की वजह से जो दांत है ना, अब देखिए दरअसल जो दांत होते हैं ना, दांत काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, है ना। अब ये दांत ना ही जैसे हम गर्म करें तो जल्दी से पिघलेंगे नहीं, काफ़ी हार्ड है ना। तो इन दांतों पर ना इस एसिड का फ़र्क पड़ता है, इन एसिड का फ़र्क पड़ता है। अब देखिए जैसे हम चीज़ें कुछ खाएं, कुछ हमने भोजन किया तो भोजन का कुछ पार्ट हमारे दांतों में फंस जाता है, तो उसकी वजह से अब मेरे दांतों के अंदर बैक्टीरिया आ गए, है ना। अब ये बैक्टीरिया बेसिकली एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं, सर क्या करवाते हैं, एसिड प्रोड्यूस। अब इस एसिड की वजह से मुंह के अंदर जो एसिडिटी थी, मुंह के अंदर जो पीएच की वैल्यू है वो कम हो गई, और ये एसिड हमारे दांत के लिए हानिकारक है।
तो ये दांतों का क्षय करा देते हैं, दांतों को घिस देते हैं, दांतों को ख़त्म करने लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको दिख रहा है कि दांत क्षय हो जा रहा है ना, दांत घिसने लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना पीएच की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोलगेट करते हैं ना, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली टूथपेस्ट ना बेसिक नेचर का होता है, उसमें बेसिक वाले कंपाउंड है जो कि हमारे जो दांतों में जो फंसी बैक्टीरियाज हैं जो कि अम्ल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मारता है। तो यहाँ पर फिर से वही रोल कि बेस एसिड के प्रभाव को नष्ट करता है। तो कुल मिला जुला के यही चीज़ें हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। चलिए, तो मैं आपके लिए वही कहानी पढ़ देता हूँ। अब क्या है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अब मुंह के पीएच के लिए सर 5.5 वैल्यू डिफाइंड है, यानी कि अगर 5.5 से कम पीएच की वैल्यू जाती है, अगर अम्लता होती है, तब क्या होगा, दंत का क्षय मतलब वही खत्म होना, दांत का टूटना, दांत का घिसने लगना, खत्म होने लगना, है ना। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट का बना होता है, यानी कि जो दांत होता है, जो दांत का जो दांत है बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट है। दांत बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट होता है ना, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट अपने पास कंपाउंड है, ये इसका क्रिस्टलीय वाला रूप है। ठीक है, तो बस आप समझ सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट के दांत बने होते हैं। ठीक, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत ही कठोर पदार्थ है। ठीक है सर, यह इनेमल जल में नहीं घुलता। अब दांत जल में कहाँ घुल जाएगा, जिसका दांत का जो ऊपर वाला पार्ट है ना। परंतु मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है। तो संक्षारण हमने एक वर्ड पढ़ा था, जैसे कि लोहे का कोरोजन, लोहे का संक्षारण हो रहा था ना, लोहा जैसे जंग लग रहा था, लोहे में जंग लग रहा था तो लोहे कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दांत का संक्षारण इस अम्ल की वजह से, तो दांत कमजोर हो जाएगा, है ना, घिसने लगेगा ये चीज़। ठीक, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो भाई जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है या फिर खाना खाने के बाद जो भोजन हमारे दांतों में फंस चुका है, ये भोजन, ये जो बैक्टीरिया है, ये अम्ल प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे कि मुंह की पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। अगर 5.5 से कम हुआ तो भाई साहब क्या होगा, दांत के लिए हानिकारक है। अरे, भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, मुंह साफ करने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सकता है, इससे दंत क्षय रोका जा सकता है। ठीक है, वही बात है कि जब भी आप खाना वगैरह खाएं, खाना खाने के बाद कुछ हैवी फूड खा रहे हैं, अगर आपने कभी नॉनवेज वगैरह ट्राई किया, नॉनवेज अगर आप खाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो रेशेदार थी, जो दांतों में फंस सकती हैं, तो उनको तुरंत आप निकाल दें, है ना। अब जैसे जो देसी गांव के लोग होते हैं उन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, शहरी लोगों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है ना, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो अच्छे से ना, तभी बोलते हैं ना, दिन में 2 बार ब्रश करो, है ना। क्या रीज़न है, वही एसिडिटी बन जाए ना, मुंह में जो एसिडिटी है, पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा दांत को साफ करके सोना चाहिए, यानी कि टूथ ब्रश करने के बाद रात में सोएं, सुबह जग के आप ब्रश करने के बाद ही खाना खाएं, नहीं तो जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, तो दांत के खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत बड़ी हम किसी साइंटिफिक लेवल पे बातें नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा दांत को बचाना है तो हम कोलगेट का यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बेसिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको? क्यों, हाँ जी सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक, अच्छा मैं यहाँ पर आपको इमेजेस बीच में दिखाता जा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि दांत से रिलेटेड 2 दांत का मैंने 6 आपको दिखा दिया। इससे पहले जो भी था भोजन का पाचन, एंटासिड के टैबलेट, फिर अपना जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे आपको इमेजेस आपको दिखाता चलूँगा। हाँ जी, पशुओं व एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली अभी हम इस वाले पार्ट पे आते हैं। कभी आपने देखा हो जो मधुमक्खी होते हैं ना, मधुमक्खी का जो डंक होता है, कभी आपने, अच्छा कई लोग को ऐसा होता है ना कि जैसे गांव में सुना होगा, जो अब इंग्लिश का वर्ड मुझे ध्यान नहीं है, जो बर्रे होते हैं ना, जो येलो वाली, एक तो येलो वाले होते हैं मधुमक्खी, एक तो एक्चुअल मधुमक्खी होती है ना ब्राउन वाली, तो उनके काटने पर क्या होता है कि जलन उत्पन्न होता है। क्या होता है, जलन उत्पन्न होता है। उनके अंदर डंक भी होता है, डंक, वो लोग डंक मार देते हैं। ठीक, तो इस टाइप के जो दर्द होता है ना, ये दर्द कुछ पौधों से भी होता है। एक नेटल नाम का पौधा होता है, नेटल, है ना, मैं यहाँ पे इमेज आपको दिखा दूंगा। उस नेटल पौधे के ऊपर ना डंक के समान बाल होते हैं, डंक के समान बाल। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे पौधे होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, बाल के टाइप होता है। ठीक है, वो डंक होता है। तो बेसिकली अगर ये डंक, अगर मैं उस पौधे को छूँ तो वो डंक बेसिकली गड़ जाता है अपने हाथों में, है ना, और ये पौधा बेसिकली फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है।
क्या कराता है सर, फॉर्मिक एसिड, है ना। तो अगर मैं उस पौधे को छूता हूँ तो अगर वो डंक लग जाए हाथों में तो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाएगा, HCWH। ये एक ऑर्गेनिक वाला एसिड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सर फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें मधुमक्खी के समान डंक मारे हुआ वैसा दर्द महसूस होता है, ऐसा पेन महसूस होता है, ठीक है। तो इस दर्द को ख़त्म करना है। अब दर्द हुआ, फॉर्मिक एसिड था, यानी कि सर पीएच का रोल क्या हुआ, यहाँ पे एसिड आ गया बॉडी के अंदर, तो इस वजह से वो दर्द हुआ, ठीक। अब इस एसिड को ख़त्म करने के लिए मुझे कोई बेस चाहिए, बेस, है ना। तो हम ये बोलते हैं ना कि जंगली स्थानों में बेसिकली जो वाइल्ड वाला पार्ट है, जो वाइल्ड फॉरेस्ट है ना, जो जंगल वगैरह है, तो जंगल में ये पौधा मिलता है, जैसे हम बोल रहे हैं नेटल नाम का पौधा, ठीक है। उसके अंदर क्या है सर, डंक है, ठीक। उस डंक के लगने से हमें पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है, एक जलन जैसा उत्पन्न होता है, ठीक। तो उसी नेटल पौधे के बगल में एक डॉक नाम का पौधा होता है ना। आई थिंक दिस इज द डॉक, मैं देख लो एक बार, है ना। नेटल है, ठीक, एंड डॉक, हाँ डॉक नाम का पौधा होता है, ठीक। तो उस डॉक की पत्तियों को हम इस जलन वाले स्थान पर रगड़ देते हैं तो वो प्रभाव खत्म हो जाता है ना, जो डंक का प्रभाव था वो खत्म हो जाता है, ठीक। एक्चुअल में क्या है कि जो डॉग की पत्तियां हैं, डॉग पौधे का नाम है, मैं यहाँ दिखा दूंगा, उसकी पत्तियों के अंदर ना कुछ बेसिक वाले केमिकल्स हैं, तो वो बेस क्या करेंगे सर, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। सर आप क्या बता रहे हो, फूल पत्ती बता दूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए हम आते हैं इस वाले पार्ट पे, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ठीक। क्या है सर, यदि मधुमक्खी, चींटी आदि डंक मार देती हैं तो उस स्थान पर जलन व दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। चींटी काट ले, कहना क्या चाहते हैं, चींटी, मधुमक्खी, है ना, इन सब के अंदर, इनके जो डंक के अंदर ना एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, उस फॉर्मिक एसिड की वजह से दर्द होता है। एसिड आएगा तो पीएच का रोल यहाँ पे, यानी पीएच की वैल्यू कम है, क्योंकि डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इस जलन को दूर करने के लिए डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। तो दो पार्ट में चल रहा है, पहले हम पशु की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करें पौधे की। तो पशुओं के अंदर हमने क्या ले लिया, पशु नहीं है ना, इंसेक्ट्स में आएंगे, कीड़े मकोड़ों में आएंगे, तो मधुमक्खी, चींटी, है ना, ये सब इस टाइप के जो बीस होते हैं ना, मधुमक्खी, तो इनके काटने पे क्या होगा, डंक मारेंगे तो फॉर्मिक एसिड की वजह से जलन उत्पन्न होगा। जलन सर क्यों हुआ, एसिड की वजह से हुआ, ठीक। तो इस प्रभाव को खत्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, जो बेकिंग सोडा अपने पास जो बेस होता है। अब आगे चल के हम इस बेकिंग सोडा को और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बेकिंग सोडा हम लोग का बेसिक नेचर का है, तो बेसिक नेचर यानी बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, जो कि एक दुर्बल क्षार है। तो क्षार क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा, तो हमें आराम मिलता है, ठीक है सर। क्योंकि अम्ल दुर्बल क्षारक से उदासीन हो जाता है, अम्ल क्षारक से उदासीन हो जाता है, ठीक है सर, है ना। और अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, और अम्ल का प्रभाव समाप्त हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आती है। नेटल जो जंगलों में उगने वाला एक शाकीय पादप है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेटल एक पौधा है जो कि जंगली स्थानों में पाया जाता है, ठीक। अब वही इस पौधे की जो पत्तियां है ना, इसके ऊपर डंक के समान रेशे होते हैं, डंक के समान क्या है सर, बाल होते हैं, ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इसको अगर मैं छूऊंगा तो मुझे डंक लग जाएगा उस रेशे की वजह से, और हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, मैं उसको पढ़ता हूँ, है ना। नेटल जो जंगलों में उगने वाली शाकीय पादप है ना, के डंक वाले बाल संपर्क में आने वाले अंग में मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। तो वही जो डंक था उसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो डंक क्या करेगा, वो पौधा हमारे बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड छोड़ देगा। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, छोड़ देगा, जिसके कारण जलन व दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल है, जहाँ पर नेटल का पौधा मिलता है ना, उसके बगल में ना डॉक का पौधा मिलता है। नेटल को मैंने छुआ, डंक लगा, हमें दर्द हुआ, जलन उत्पन्न हुआ। अब इस प्रभाव को हमें खत्म करना है, तो उस पौधे के बगल में ना एक डॉक नाम का पौधा होता है, उसकी पत्तियों को हम उस डंक वाले स्थान पर रगड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल लॉजिक क्या था, डंक में फॉर्मिक एसिड था जो कि एसिडिक वाला है। अब पत्ती के अंदर क्या है सर, बेसिक नेचर का है, तो उस पर रगड़ने से बेस ने, क्षार ने अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दिया, कहानी इस पर खत्म हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब क्लियर है आपको इतना। तो यही कुछ बातें हैं जो कि पीएच की वैल्यू को लेकर हमारी ज़िंदगी में थी। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आप वीडियो को देखें, सोकर, है ना, ऐसे
बैठे पेड़ पे बैठे हुए, खेत में बैठे हुए, है ना, कहीं भी बैठकर केवल देखने से नहीं होता ना, इसको थोड़ा सा सीरियस लेके ना आप लोग लिख सकते हो। लिखना क्या है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, आप बुक से पढ़ लेना। जितने भी लिखवाने वाली दुनिया थी मैंने खूब लिखवाई है आपको, है ना। यहाँ से तो आप बस मैं बता रहा हूँ समझ लो, लिख लो, इतना तो आप दिमागदार हो चुके हो कि सर देख लिया समझ लिया तो लिख ले जाएंगे, है ना, इतना तो आपके पास माइंड है ना। तो बस नेटल नाम का पौधा था, कुछ अजीब दुनिया नहीं, नेटल नाम का पौधा और डॉग नाम का पौधा, पत्तियाँ वगैरह मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट भी आपके लिए कर देता हूँ। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग एक नई दुनिया पे, है ना, नई दुनिया पे, है ना। कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं, कुछ नेचुरल सोर्सेज है जहाँ से हमें एसिड मिल रहा है, बस इसको आप देख लें एक तरीके से, बस, है ना। जैसे कि आप देखो, एक तरफ आपको दिख रहा है सर प्राकृतिक सोर्स, क्या दिख रहा है सर, प्राकृतिक सोर्स, है ना, नेचुरल सोर्स है। जैसे सिरका आपने यूज़ किया घरों में ना, सिरका के अंदर एक अम्ल होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं सर, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब ये जितने भी अम्ल आपको दिख रहे हैं, ये सभी अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, एक ऑर्गेनिक वाले एसिड है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, है ना। 10th क्लास में जो हमारे पास कार्बन वाला यौगिक है ना, कार्बन और उसके यौगिक, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन। तो बेसिकली ये सब कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक अम्ल के अंदर आते हैं, ठीक। तो फिलहाल अभी फॉर्मूले से हमें मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये सब चीज़ें पूछी भी नहीं जाएगी, एक जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन तौर पे आपके लिए है ना। तो सिरका में सर क्या होता है, सिरका जो अपने पास है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है सर। संतरा में सर क्या है, सिट्रिक एसिड है। आगे देख लो आप, नींबू में सिट्रिक एसिड है। तो जो खट्टे वाले पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, है ना। तो जो खट्टा दूध है या फिर जो दही है उसमें क्या है, लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड होता है ना। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है ना। ये सभी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आता है। अभी मैं जब आपको कार्बन वाला कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, है ना। चींटी का डंक, देखा ना, चींटी का डंक, इसमें मिथेनोइक एसिड होता है ना। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, है ना। नेटल का डंक, नेटल जो पौधा आपको दिखाया उसका जो डंक है, इसमें भी क्या है सर, मिथेनोइक एसिड है। तो नॉर्मल से कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हो कि चींटी का डंक, नेटल का डंक, इसमें मिथेनोइक एसिड है। जो खट्टे वाले पदार्थ हैं सर उसमें क्या, सिट्रिक एसिड है। ऐसे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, है ना। इमली में टार्टरिक एसिड, है ना। दूध में सर लैक्टिक एसिड, है ना। सिरका में एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ कहानी आपके लिए थी, है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे चीज़ें जो भी आपको देखी गायब हो जाएंगी। तो इतना कुछ हमने पढ़ा पीएच से रिलेटेड, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है। तो हमने 5 हेडिंग पढ़ी, 5 हेडिंग हमने पढ़ी और कुछ एसिड देख लिए जो कि सोर्स से मिलते थे, है ना। तो उसको आप समझ लेना, बस ऐसे ही देखने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पीएच कंप्लीट होता है अपना 10th के लिए। पीएच के बारे में जितनी भी बातें करनी थी मैंने आपसे कर ली, सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो गई और जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी डेली लाइफ की चीज़ें थी ये भी समझ में आ गई, ठीक। चलिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ये एक नई दुनिया से रिलेट करता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं सर, सॉल्ट, है ना। इस सॉल्ट में, सॉल्ट फैमिली हमारे पास है, सॉल्ट का परिवार है और कुछ सॉल्ट हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा सा जानने की इच्छुक हो तो आप एनसीईआरटी को पलट के देखे भी होंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्ट वाले पार्ट पे बात करेंगे। फिर से मैं यही कहूँगा कि जितना भी सॉल्ट का था आप थोड़ा सा रिवाइज करके आएँ। एसिड बेस के रिएक्शंस जितने भी कुछ हमने पढ़ रखी है वहाँ पर सॉल्ट बना है, आपको याद है, सॉल्ट बना है, ठीक है। तो वही सब रिएक्शंस है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, दरअसल इस रूम में घड़ी भी तो नहीं है, है ना। तो टाइम देखने के लिए मुझे उधर जाना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी तक हमने पीएच पे बातें कर ली है ना, डेली लाइफ में क्या यूजेस है उसकी बातें कर ली। तो हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से सॉल्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।